हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आपका फिर से इस G+ क्लास के क्विक रिवीजन सीरीज में, जहां पर हम कर रहे थे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट के प्रीवियस ईयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। और पिछले वीडियो में आपने देखा था कि मैंने इस चैप्टर के सारे टॉपिक वाइज क्वेश्चंस लिए हैं और कुछ टॉपिक्स को हमने कंप्लीट कर दिया था और बाकी के सारे टॉपिक्स इस वीडियो में कंप्लीट हो जाएंगे। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर आपने ये पेशेंस के साथ पूरा कंप्लीट किया तो आपके लिए एग्जाम में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर के टॉपिक की बात करें तो पिछले वीडियो में हमने कवर कर लिया था इन 3 टॉपिक को, जहां पे हमने पढ़ा था मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में और उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, और पढ़ा था हमने करंट कैरिंग कंडक्टर जो डिफरेंट टाइप के होते हैं, स्ट्रेट, लूप, उन सब के बारे में, और फिर से पढ़ा था हमने सोलेनॉइड के बारे में, उसके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने देखे थे। तो ये तीनों हमारे पिछले वीडियो में कवर हो चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आई बटन में क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम बाकी के ये जो चैप्टर्स है इनको कंप्लीट करने वाले हैं, जो कि है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और फिर इलेक्ट्रिकल मोटर, जहां पे हम जानेंगे उसके कंस्ट्रक्शन पे आए हुए क्वेश्चंस, और उसके बाद हम पढ़ेंगे फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, और उसके बाद हम देखेंगे इलेक्ट्रिकल जनरेटर के बारे में और इंडक्शन के बारे में। तो इन सब के लिए बस बने रहे इस पार्ट 2 के इस वीडियो में। और इससे पहले चलते हैं हमारे पार्ट 1 के पूछे हुए प्रीवियस होमवर्क क्वेश्चन पे, जो कि मैंने आपसे पूछा था और कहा था कि इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। और मात्र एक ही स्टूडेंट है जिसने इसका आंसर लिखा, और उसका नाम है थोड़ा अजीब, विटामिन प्रोटीन। लेकिन मैं स्टूडेंट के बारे में कह सकता हूं कि वो स्टूडेंट मेहनत कर रहा है और उसका रिजल्ट काफी बेटर होने वाला है। लेकिन आप लोग सोचिए कि आप लोग से इतना भी नहीं हुआ, तो इसका मतलब आप नेग्लेक्ट कर रहे हैं, पढ़ाई को अभी भी आपने सीरियसली नहीं लिया है। तो भगवान भरोसे ही आप रहिए, लेकिन आप मेहनत नहीं कर रहे हैं। लेकिन इस टाइम पे भी जो मेहनत कर रहा है, जो पेशेंस के साथ लगा हुआ है, उसका रिजल्ट डेफिनेटली अच्छा होने वाला है। तो इसका आंसर होने वाला था पैरेलल लाइंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट क्या करती हैं? वो रिप्रेजेंट कर रही होती है एक यूनिफॉर्म फील्ड को। पैरेलल लाइन हमारे बार मैग्नेट या सोलेनॉइड में आपको देखने को मिलता है जब आप सेंटर में देख रहे होते हैं, मैग्नेट के सेंटर यानी थ्रू आउट द मैग्नेट अगर आप देखें तो वहां पे पैरेलल लाइंस होती हैं, जो कि ये रिप्रेजेंट करती है कि यहाँ पे फील्ड जो है वो बिल्कुल ही यूनिफॉर्म है। यहां से लेके यहां तक आप कहीं से भी नापे तो यहां पर भी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ उतना ही होगा जितना यहां पर है। जैसा कि बाहर में बिल्कुल भी नहीं होता है, मैग्नेट के बाहर में जो होता है पोल्स पे ज्यादा फील्ड स्ट्रेंथ होती है, क्योंकि यहां पर ज्यादा डेंस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं दोनों पोल्स पर। तो इस क्वेश्चन का आंसर यही था, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है हमारा पैरेलल लाइन। तो चलिए इस सेशन को कंटिन्यू रखते हुए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 11। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। यहां पर पढ़िए ये क्या कह रहा है। व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज केप्ट in a magnetic field, it experiences a force least the factor on which the direction of the force depends। तो आपको ये पता ही होगा कि ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट, जो कि हमने पिछले लेक्चर में इसको छोड़ दिया था क्योंकि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन में मैंने इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं देखा, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ये ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट क्या कहता है, इनका कंक्लूजन क्या था, ठीक है। तो इनका कंक्लूजन यही था कि कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर, यहां पर देखिए एक कंडक्टर रखा हुआ है जिसमें करंट पास किया जा रहा है ये बैटरी की मदद से, ठीक है। यहां से बैटरी से प्लस और माइनस वोल्टेज यहां पर दिया जा रहा है, जिसके कारण यहां पर करंट फ्लो होने लगेगा। करंट फ्लो होने लगेगा तो ये अपना एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर देता है। यानी इसका मतलब हम राइट हैंड थंब रूल भी पढ़ा था हमने पिछले वीडियो में, और राइट हैंड थंब रूल से ही समझ गए थे कि राइट हैंड से हम मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता कर सकते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहां पर बनने लग जाएंगी, यानी ये कंडक्टर अब मैग्नेट बन चुका है। और ये बार मैग्नेट है, ठीक है। ये जो छोटा सा मैग्नेट है इसको कंपास कहा जाता है, इसमें एक छोटा सा बार मैग्नेट होता है, उसी वजह से ये नीडल आपको नॉर्थ साउथ डायरेक्शन पॉइंट आउट कर रही होती है, तो वो इसके वजह से डिफ्लेक्ट करने लग जाती है। तो इसका मतलब यहां पर इनका यही कहना था कि एक रिलेशनशिप है हमारे करंट कैरिंग कंडक्टर और मैग्नेटिज्म के बीच में, जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म नाम दिया गया। और ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने 1820 में किया था, ठीक है। तो इसी को लेते हुए इस चीज को पूछा गया है कि जब आप किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को किसी मैग्नेटिक फील्ड में डाल देंगे ना, तो वहां पर एक फोर्स जनरेट होता है, ठीक है। उसका डायरेक्शन किस पे डिपेंड करता है ये आपको बताना है।
तो इसका आंसर जानने से पहले आप इस चीज को समझ लीजिए थोड़ा सा कि यहां पर देखिए एक करंट कैरिंग कंडक्टर है और उसको मैग्नेटिक फील्ड के बीच में डाला गया है, तब इसके ऊपर एक फोर्स एक्सपीरियंस हो सकता है। ठीक है, तो वो किस डायरेक्शन में होगा यही आपको बताना है। तो किस किस पे डिपेंड कर रहा है, देखिए यहां पर एक बैटरी है जिससे करंट पास हो रहा होगा, करंट पास होते हुए यहां से होता हुआ इस वायर के थ्रू जा रहा है। तो करंट का डायरेक्शन आपको दिखाई दे रहा है, करंट का डायरेक्शन ये है और यहां से होता हुआ करंट वापस हमारा बैटरी के निगेटिव में जा रहा है। तो करंट का डायरेक्शन आपको यहां दिखाई दे रहा है। ठीक, और मैग्नेटिक फील्ड जो है यहां पर बार मैग्नेट से जनरेट किया जा रहा है जो कि परमानेंट मैग्नेट होता है। तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड कहां से चल रही होगी, नॉर्थ से साउथ तक चलती है। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो गया, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। ठीक है, तो इन दोनों के रिलेशन से ही हमको पता चलता है कि ये जो कंडक्टर है वो इधर जाएगा या इधर जाएगा। ठीक है, तो यहां पर देखिए इन दोनों में से किसी भी एक चीज को अगर आपने चेंज किया, पहला या तो आपने करंट का डायरेक्शन चेंज कर दिया, कैसे कर सकते हैं, बैटरी को रिवर्स करके करंट का डायरेक्शन अपोजिट कर दिया, तो हमारा करंट अपोजिट होने पे हमको यहां पर जो डिफ्लेक्शन है वो अपोजिट डायरेक्शन देखने को मिलेगा। और दूसरा, अगर आपने नॉर्थ पोल यहां पर और साउथ पोल नीचे ले आए, तो यानी मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को अगर रिवर्स कर दिए तो भी हमको फोर्स जो है वो अलग डायरेक्शन में देखने को मिलेगी। तो यहां पर आपको समझ में आया, या तो आप करंट को चेंज कर सकते हैं, ठीक है, करंट को, या तो मैग्नेटिक फील्ड को। इन दोनों में से किसी को भी एक को चेंज करने पे, दोनों को अगर चेंज कर दिए तो वापस वही देखने को मिलेगा। तो इनमें से किसी एक को चेंज करने पे आपको जो है फोर्स अलग डायरेक्शन में नजर आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या लिखना है वो आप देख लीजिए यहां पर। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अभी, और अगर आपको इसका पूरा पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन करके आप पूरा का पूरा पीडीएफ भी ले सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए इसका आंसर समझ लेते हैं। तो आपको अब मैंने बताया कि यहां पर जो करंट कैरिंग कंडक्टर है वो अपना खुद ही का ही जनरेट करता है, क्या, अपना खुद जनरेट कर लेता है मैग्नेटिक फील्ड। ये किसने बताया था हमको, ऑरेस्टेड सर ने बता दिया था हमको ये। ठीक है, तो ये इंटरेक्ट करेगा किसके वजह से, इंटरेक्ट करेगा किसके साथ, मैग्नेटिक फील्ड जो आपने एक्सटर्नली दिया है ना उसके साथ इंटरेक्शन करेगा। और जब एक मैग्नेट है वो दूसरे मैग्नेट के साथ इंटरेक्ट करेगा तो क्या करेगा, रिपेल करेगा या अट्रैक्ट करेगा। तो यही डिपेंड करता है हमारा अट्रैक्शन और रिपल्सन क्या हो रहा है, जिसके कारण फोर्स या तो इस साइड लग रही होगी या तो इस साइड लग रही होगी। तो वो डिपेंड करता है किस किस पे, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन पर, और दूसरा है डायरेक्शन ऑफ करंट पर। तो यही आपको यहां पर लिखना है। और यहां पर मैंने आपको बताया है रिप्रेजेंटेशन का तरीका कि आपको जो जो इंपॉर्टेंट लाइन है उसको आप अंडरलाइन कर सकते हैं एग्जाम में लिखने के बाद, ताकि एग्जामिनर को आसानी हो उसको पिक करने में कि आपने सारा चीज पॉइंट लिखा है कि नहीं। ठीक है, तो इससे आपका नंबर बढ़ने का चांसेस मिल जाता है। और इसी चीज को आप यहां पर पॉइंट के साथ अगर लिखेंगे तो ज्यादा बेटर होगा कि डिपेंड्स अपॉन लिख के लास्ट में, इट डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, पहला पॉइंट, और दूसरा पॉइंट इट डिपेंड्स अपॉन द करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, तो बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं वो क्या कह रहा है। स्टेट एंड डिफाइन द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इसको आपको डिफाइन करना है। तो इसका डेफिनेशन हमको, कोई भी जब एसआई यूनिट डिफाइन करते हैं तो हम बाकी के दूसरे यूनिट के ऊपर इसको डिफाइन करते हैं। तो एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड कितना है। ठीक है, इसका ऐसा यूनिट अगर बात करें तो टेस्ला होता है। क्या होता है, टेस्ला होता है। और ये टेस्ला है क्या, इसको सुन के आपको कार का नाम याद आ रहा होगा, टेस्ला जो एलन मस्क की कंपनी है, लेकिन टेस्ला एक्चुअली में निकोला टेस्ला के नाम पे है। ठीक है, निकोला टेस्ला, उन्होंने ही उन्हीं के नाम पर मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट रखा गया। तो जैसे कि न्यूटन होता है, जैसे फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, तो मास का हो जाता है केजी और एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो दोनों को मल्टीप्लाई करने पे हमको मिलता है न्यूटन। तो वैसे ही टेस्ला भी किसी का नाम है, तो लेकिन एक्चुअली में ये क्या है, एक्चुअली में ये है एक न्यूटन का फोर्स अगर 1 एम्पियर का करंट जा रहा है किसी कंडक्टर से और उस कंडक्टर का लंबाई अगर 1 मीटर है, समझ रहे ये सब चीज, 1 न्यूटन का फोर्स कितना, 1 न्यूटन ऑफ फोर्स अगर जनरेट हुआ किसके कारण, 1 एम्पियर ऑफ करंट गया किसमें, 1 मीटर लंबे तार में,
तब हमको मिलेगा वहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होगा वो कितने का होगा, 1 टेस्ला के बराबर का होगा। ठीक है, तो ये आपको टेस्ला के बारे में जानना है कि मैग्नेटिक फील्ड का ऐसा यूनिट क्या होता है। तो टेस्ला या फिर ये भी लिख सकते हैं न्यूटन पर एम्पियर मीटर। ठीक है, ये दोनों हो जाएगा आपका ऐसा यूनिट, जो कि आप यहां पर भी देख सकते हैं इसका डेफिनेशन, इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। ठीक है, तो जैसा कि मैंने कहा कि ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज टेस्ला, जिसको टी कैपिटल टी से रिप्रेजेंट किया जाता है। इट इज सेड दैट 1 मीटर लंबा तार, ठीक है, 1 एम्पियर ऑफ करंट ले जा रहा है, तो 1 न्यूटन फोर्स अगर उस कंडक्टर पर देखने को मिले तो इसका मतलब वो किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है परपेंडिकुलर, जिसका मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कितना है, 1 टेस्ला के बराबर है। ठीक है, और उसका यूनिट 1 टेस्ला 1 न्यूटन पर एम्पियर मीटर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं ये क्या कह रहा है। व्हाट इज फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल? तो ये बहुत ही कंफ्यूजिंग और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि बार बार एग्जाम में आता है, और कंफ्यूजिंग इसलिए क्योंकि यहां पर लेफ्ट हैंड रूल इसी में 3-3 फिंगर है, और साथ ही साथ राइट हैंड रूल भी आता है, जिसके कारण और भी कंफ्यूजन बढ़ जाता है। तो आपको एक छोटा सा ट्रिक बताऊंगा आज, इसको जानने से पहले आप इस ट्रिक को थोड़ा सा जान ले। आपने प्रीवियस वीडियो अगर देखा है तो ये ट्रिक आप अच्छे से जान रहे होंगे। ठीक है, पहला कंफ्यूजन दूर कर देता हूं मैं आपका, कि आपको लेफ्ट हैंड और राइट हैंड कब और कहां लगाना है। ठीक है, एक तो कंफ्यूजन इसी से हो गया, और दोनों केस में 3-3 फिंगर है। ठीक है, लेफ्ट हैंड में भी 3 फिंगर, राइट हैंड में भी 3 फिंगर, वो तीनों क्या क्या है। ठीक है, तो पहले हम ये जान लेते हैं लेफ्ट हैंड कहां लगाना है और राइट हैंड कहां लगाना है। तो नॉर्मल अगर जनरली अगर हम बात करें तो राइट हैंड को हम अच्छे कामों में यूज करते हैं कि नहीं? अच्छे काम जैसे पूजा पाठ करना हो तो राइट हैंड से करते हैं। ठीक है, प्रसाद लेना हो तो राइट हैंड से करते हैं। तो इसका मतलब अच्छा काम जितना भी हो गया वो हम राइट हैंड रूल से करेंगे। ठीक है, तो अच्छा काम यहां पर इलेक्ट्रिसिटी या मैग्नेटिज्म में अच्छा काम क्या हो गया, जनरेशन को अच्छा काम कंसीडर कर सकते हैं कि नहीं आप? जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक अच्छा काम है, जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी आपको जनरेट कर रहा है, बिजली दे रहा है आपको, तो ये अच्छा काम कौन कर रहा है? पावर प्लांट अच्छा काम कर रहे हैं। और हम लोग क्या कर रहे हैं? कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग बर्बाद कर रहे हैं, जो वो जनरेट कर रहा है हम लोग खा रहे हैं। तो इसका मतलब कंजम्पशन इज अ उतना अच्छा काम नहीं। ठीक है, बस ये एग्जांपल के लिए, भले आप इसको अच्छा काम बुरा काम ना बोले, लेकिन बुरा काम नहीं, मतलब जनरेशन के रिस्पेक्ट में अगर देखा जाए कंजम्पशन उतना अच्छा नहीं है, तो कंजम्पशन को हमने लेफ्ट साइड रख दिया। ठीक है, कंजम्पशन कौन करता है? हमारा मोटर करता है कि नहीं? मोटर क्या कर रहा होता है? इलेक्ट्रिसिटी ले रहा होता है और फोर्स आउटपुट में दे रहा होता है। ठीक है, मैकेनिकल आउटपुट दे रहा होता है। तो मोटर हमारा फोर्स दे रहा होता है। ठीक है, और जनरेटर हमारा क्या दे रहा होता है? करंट दे रहा होता है। ठीक है, करंट दे रहा होता है हमारा जनरेटर, जनरेट करके ले रहा होता है मैकेनिकल एनर्जी, ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, तो अच्छा काम जनरेशन का काम, तो इसलिए जनरेटर के बारे में जो हम पढ़ेंगे, इंडक्शन, जनरेशन, तो इन सब में जब भी पढ़ेंगे तो कौन सा रूल लगाएंगे? राइट हैंड, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल लगाएंगे। और जब हम मोटर के बारे में पढ़ेंगे तो क्या लगाएंगे? लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, इतना कंफ्यूजन खत्म हो चुका होगा आपका, ये आपके दिमाग में भी बैठ गया होगा। ठीक है, ये सब चीजें आपको इसलिए बताता हूं ताकि आपको नेचुरली समझ में चीजें आ जाए, एग्जाम में आप कंफ्यूज ना होता रहे कि लेफ्ट हैंड लगाना है कि राइट हैंड लगाना है। ठीक है, आप थोड़ा सा दिमाग अगर इस कहानी को याद रखेंगे तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, मोटर में भी 3 फिंगर निकालना है, जनरेटर में भी 3 फिंगर निकालना है। वो तीनों फिंगर कौन कौन सी होंगी? थंब होगा, दूसरा 4 फिंगर होगा, तीसरा मिडिल फिंगर होगा, और ये तीनों एक दूसरे से म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे। म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है? एक दूसरे से, आपके फेसबुक पे म्यूचुअल फ्रेंड होते हैं ना, किसी का फ्रेंड रिक्वेस्ट आता होगा, ठीक है, किसी का फ्रेंड रिक्वेस्ट आता होगा तो वहां पर देखते होंगे, अरे ये जान पहचान का नहीं लग रहा, ये कौन है? तो आप उसके म्यूचुअल फ्रेंड को जाके देखते हैं, अच्छा ये किसी फलाना लड़का का दोस्त है, तो इसका मतलब मैं भी शायद जानता हूं उसको। तो म्यूचुअल का मतलब कि कोई ऐसा फ्रेंड है जो आपका भी फ्रेंड है और उसका भी फ्रेंड है। ठीक है, तो म्यूचुअल मतलब एक दूसरा, परस्पर। ठीक है, तो ये चीज देखिए, तो एक दूसरे से 90 डिग्री, यानी आप अगर अपने रूम के कॉर्नर पे देखेंगे ना तो वहां पर क्या है? 3 दीवार मिल रही होगी, एक ये वाली, एक साइड वाली और एक फ्लोर वाली। तो इसके कारण वो तीनों एक दूसरे से यहां पर ऐसा कुछ फॉर्म कर रहे होंगे। ठीक है, और यही एक दूसरे से 90 डिग्री पे है। वो दीवार जमीन से 90 डिग्री पे है, ये दीवार भी जमीन से 90 डिग्री पे आ रहा है, और ये दोनों भी
आपस के दोनों दीवार भी एक दूसरे से 90 डिग्री पे है, तो इसी को म्यूचुअली कहते हैं। तो म्यूचुअली आपने ये तीनों देखिए, ये इसके लिए 90, ये इसके लिए 90, ये इसके लिए 90, सब एक दूसरे के लिए 90 डिग्री, म्यूचुअल परपेंडिकुलर, समझ में आ गया, कोई बड़ी बात नहीं है। अब यहां पर जो सामने की तरफ है कौन जा रहा है, ये देखिए, ये कहां सामने की तरफ, तो ये 4 फिंगर है, तो ये 4 फिंगर जो आपका है, यानी ठीक है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है मैग्नेटिक फील्ड को, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड को। और यहां पर जो आपका मिडिल फिंगर हो गया वो रिप्रेजेंट करता है किसको, करंट को, ठीक है, आई से रिप्रेजेंट करते हैं किसको, करंट को। और ये रिप्रेजेंट करता है, जो थंब हमारा रिप्रेजेंट करता है किसको, फोर्स को, किसको रिप्रेजेंट करता है, फोर्स को। अब इसको याद रखने का तरीका, ठीक है, याद रखने का तरीका क्या है, सबसे स्ट्रांग इन तीनों में से कौन है, इन तीनों में सबसे स्ट्रांग कौन है, अंगूठा है कि नहीं, सबसे ज्यादा मोटा और मजबूत, ठीक है, तो अंगूठा सबसे ज्यादा मजबूत है, और फैमिली में सबसे ज्यादा मजबूत कौन है, फादर, ठीक है। तो फोर्स को याद रखने के लिए क्या रखेंगे आप, फादर, ताकि आपको याद रहे कि फादर से सबसे मजबूत है, तो फादर कौन सा होगा, अंगूठा होगा हमारा ना, फादर, ठीक है। तो एफ से फादर और एफ से फोर्स भी याद रहेगा आपको, तीनों चीज आपको याद हो जाएगा कि हम हमारा रिप्रेजेंट करता है फादर, और फादर यानी फोर्स, ठीक है, ये चीज समझ में आ गया। मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड कौन सी, 4 फिंगर, 4 फिंगर से क्या करते हैं, पॉइंट आउट करते हैं। घर में कौन सबसे ज्यादा पॉइंट आउट करता है आपको, आपकी मम्मी करती होगी कि ये काम कर लो, ये नहीं किए खाना खा लो, तो पॉइंट आउट करने का काम किसका हो गया, मम्मी का, तो ये हो गया मदर, ठीक है। तो मदर आपको याद रहेगा किससे, 4 फिंगर से। और सबसे नटखट कौन होता है, चाइल्ड होता है। आपको छोटा भाई होगा तो आपको पता होगा कितना परेशान करता है, तो चाइल्ड चुलबुल, करंट भी इधर से उधर दौड़ता रहता है कि नहीं, करंट, वैसे ही चाइल्ड भी इधर से उधर दौड़ते रहता है। तो सी से चाइल्ड, सी से करंट, और आप इसको मिडिल फिंगर से याद रखिएगा, ठीक है। तो ये तीनों आपको याद होगा, जिससे आपको कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा, आप कि राइट हैंड कहां लगाना है, लेफ्ट हैंड कहां लगाना है, और लेफ्ट हैंड में तीनों उंगलियां कौन सी है, राइट हैंड में भी तीनों उंगलियां यही है, बस यहां फोर्स जनरेट थोड़ी ना कर रहा होता है, बस जनरेटर का काम फोर्स जनरेट नहीं करता, हम जनरेटर को फोर्स दे रहे होते हैं, ठीक है। तो फोर्स जिस डायरेक्शन में दे रहे हैं वो है ये, और मोटर के लिए फोर्स जिस डायरेक्शन में मिल रहा है वो है ये, दोनों में केस में फोर्स ही है, ठीक है, लेकिन बस देना और लेना की बात है, ठीक है। क्योंकि जनरेटर क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी देता है, लेता क्या है, मैकेनिकल फोर्स लेता है, तभी तो इलेक्ट्रिसिटी देता है। और मोटर क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी लेता है और बदले में हमको फोर्स देता है। तो ये फोर्स बस लेने वाला है या देने वाला है, तो दोनों में किससे रिप्रेजेंट हो रहा है, थंब से ही हो रहा है, ठीक है। इसको एक थोड़ा सा अच्छे डायग्राम के साथ इस रिप्रेजेंटेशन से देख लेते हैं, ठीक है। यहां पे देखिए मैग्नेट रखे हुए, 2 मैग्नेट रखे हुए, 2 मैग्नेट रखे हुए, एक नॉर्थ पोल है, यहां पर देख रहे हैं ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आउटसाइड द मैग्नेट नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती है, तो ऑब्वियसली ये कहां से कहां जा रही होंगी, नॉर्थ से लेते हुए साउथ तक जा रही होंगी, है कि नहीं, नॉर्थ से साउथ तक जा रही होंगी, ठीक है। तो डायरेक्शन क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, ये हो गया। तो ये किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं अभी आप, मैग्नेटिक फील्ड लाइन 4 फिंगर से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये मदर, याद रखें पॉइंट आउट करने के लिए मदर, तो ये पॉइंट आउट जिस डायरेक्शन में कर रहे हैं उस डायरेक्शन क्या रखा हमने, मैग्नेटिक फील्ड लाइन रखी, ठीक है। अब करंट का डायरेक्शन कौन लिया होगा, ये जो हमारा कंडक्टर है इसमें करंट का डायरेक्शन अगर ये लिए, कौन सा, ये समझिए कंडक्टर बोर्ड में ठूसा हुआ है, ठीक है, बोर्ड की तरफ धंसा हुआ है, समझ पा रहे हैं आप इसको, ये 3D में दिखाने गए तो 2D स्पेस है, यहां दिखा नहीं सकते, तो ये कंडक्टर समझ गए कि मैंने ऐसे करके मार दिया इसमें बोर्ड में, ठीक है, टूट जाएगा बोर्ड, नहीं वो नहीं करना, समझ लीजिए आप, ठीक है। अब देखिए यहां पर बोर्ड से निकला हुआ एक कंडक्टर है और करंट का डायरेक्शन भी निकलता हुआ होगा और आपकी तरफ, तभी तो ये जो है हमारा मिडिल फिंगर ये रिप्रेजेंट कर रहा होगा इसका डायरेक्शन आपकी तरफ है कि नहीं, तो इसका डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है करंट का डायरेक्शन, ठीक है। तो इस केस में जो फोर्स जनरेट होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, थंब के डायरेक्शन में, यानी अबव। तो ये जो कंडक्टर है हमको ऊपर की तरफ जाता हुआ फोर्स इस पे पड़ेगा, ठीक है। और इनमें से किसी भी एक चीज को, या तो मैग्नेट को या तो करंट को चेंज करेंगे, किसी एक को, ठीक है। करंट उल्टा करेंगे तो क्या होगा, करंट पीछे चला जाएगा, तो अभी देखिए मेरा अंगूठा कहां चला जा रहा है, नीचे चला जा रहा है। या फिर मैग्नेटिक फील्ड में उल्टा कर दो, इधर पॉइंट आउट की जगह उल्टा कर दिया जाएगा तो क्या होगा, ये ऐसे कर दिया जाएगा, तो भी करंट क्या हो गया, करंट तो इसी डायरेक्शन में है, ठीक है।
मैग्नेटिक फील्ड लाइन उल्टा हो गया तो मेरा थंब कहाँ आ गया, नीचे आ गया, मेरा हाथ भी टेढ़ा हो गया। ठीक है, तो लगाना में थोड़ा सा डिफिकल्टी होता है, लेकिन आप समझ सकते हैं इसको आराम से। एक दूसरे से कुछ भी चेंज करेंगे तो फोर्स या तो ऊपर या तो नीचे जनरेट होगा, और ये एक दूसरे से परपेंडिकुलर है कि नहीं, ये इसके लिए 90 डिग्री, ये इसके लिए 90 डिग्री, ये इसके लिए 90 डिग्री। ठीक है, ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो गया। तो लिखना क्या है वो आप आराम से यहां पर देख लीजिए। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो जल्दी से स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए और अब समझ भी लीजिए क्या है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है। इट इज स्टेट दैट कि आप स्ट्रेच करें, ठीक है, स्ट्रेच करें अपने किसको किसको, फोर फिंगर को, सेंट्रल फिंगर को और थंब को, कैसे, एक दूसरे से म्यूचुअली परपेंडिकुलर। समझ में आया? अब देखिए, अब अगर आपका फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को दिखा रहा है और हमारा जो सेंट्रल फिंगर है यानी मिडिल फिंगर जो है वो करंट को दिखा रहा है, तो जो थंब है वो रिप्रेजेंट कर रहा होगा डायरेक्शन ऑफ मोशन को, कि मोशन किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है कंडक्टर के ऊपर। ठीक है, आप डायरेक्शन ऑफ मोशन लिख सकते हैं, फोर्स लिख सकते हैं, बोथ आर सेम थिंग, कोई दिक्कत यहां पर नहीं होगी। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं वो क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन पढ़िए यहां पर, व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज केप्ट इन अ मैग्नेटिक फील्ड स्टेट द पोजीशन व्हेन द मैक्सिमम फोर्स एक्ट ऑन इट। तो अभी हमने देखा कि अगर मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाए करंट कैरिंग कंडक्टर तो उसके ऊपर फोर्स जनरेट होता है, लेकिन कब सबसे ज्यादा होता है? तो अभी आपको क्या कहा मैंने, सब कुछ एक दूसरे से म्यूचुअली परपेंडिकुलर था, तो ऑब्वियसली जब परपेंडिकुलर टू ईच अदर होगा तभी तो मैक्सिमम फोर्स जनरेट होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर या फिर 90 डिग्री बोल सकते हैं। कब? जब मैग्नेटिक फील्ड में 90 डिग्री पर रखा जाए हमारा करंट कैरिंग कंडक्टर, तभी मैक्सिमम फोर्स जनरेट होगा। ठीक है, तो लिखना क्या है, इजी है इसका, तो आराम से आप 1 नंबर का पूछा गया था 2014 में, तो आंसर देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लिखना क्या है समझ ही गए होंगे आप। ठीक है, व्हेन द कंडक्टर इज केप्ट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, बस दैट्स इट। तो बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे, खत्म करते हैं इसको। देखते हैं ये क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिकल मोटर। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, कौन से प्रिंसिपल पे इलेक्ट्रिक मोटर काम करता है हमारा, ये आपको बताना है। इलेक्ट्रिक मोटर किस पे काम करता है, कौन से प्रिंसिपल पे? तो अभी तक जो पढ़ रहे थे उसी प्रिंसिपल पे तो इलेक्ट्रिकल मोटर काम करता है। लेफ्ट हैंड रूल जो हमने पढ़ा वही तो है हमारा प्रिंसिपल। तो लेफ्ट हैंड रूल जो लगा रहे थे वो क्या कह रहा था, एक फोर्स जनरेट करता है, तो इलेक्ट्रिकल मोटर भी एक फोर्स जनरेट करता है। तो कब जनरेट करता है, व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज केप्ट इन अ मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तब हमारा क्या होता है, एक फोर्स जनरेट होता है, उसी फोर्स से तो हम इलेक्ट्रिकल मोटर को रोटेट करते हैं। तो कैसे रोटेट करते हैं ये भी देख लीजिए। यहां पर डायग्राम आपको जो बनाना है एग्जाम में, थोड़ा सा यहां पर अच्छा सा मैग्नेट बना दीजिएगा, अच्छा सा इन द सेंस थोड़ा ब्लॉक टाइप का, थोड़ा इस टाइप का बनाने की कोशिश किया, क्यूबॉइडल शेप में। ठीक है, क्योंकि आप बनाने का तो आप यहाँ पर ऐसे भी डब्बा दे के बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा अच्छा रिप्रेजेंटेशन लगे, एग्जामिनर भी खुश हो जाए, अच्छी बात लगेगी उसको भी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए साउथ पोल है और यहाँ पर नॉर्थ पोल, अपोजिट पोल है। ठीक है, अपोजिट पोल है तभी तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास करेगी, कहां से कहां तक, नॉर्थ से साउथ तक। ठीक है, नॉर्थ से साउथ तक जा रही है। अब यहां पर बैटरी लगी हुई है, बैटरी का प्लस यहां पर है, तो प्लस यहां पे, तो करंट का डायरेक्शन ये हो जाएगा। करंट को पिक करके कौन देता है, ये जो स्प्लिट रिंग है ना, ये स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर का काम करती है, करंट का डायरेक्शन चेंज करने का काम करती है। तो और ये जो ब्रश है वो इस ब्रश को पास करने का काम करता है, यहां से करंट जो है पास होता है किस पे, स्प्लिट रिंग पे, और इसी वजह से इस कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा होता है, कंडक्टर में करंट यहां से जा रहा होता है, कंडक्टर में करंट यहां से जाएगा, घूमता हुआ फिर वापस आते हुए इस स्प्लिट रिंग के इस ब्रश से होता हुआ फिर वापस हमारे बैटरी के नेगेटिव में चला जाएगा। ये हो गया करंट का डायरेक्शन। तो यहां पर 2 कंडक्टर जो रखे हुए हैं, कौन कौन सा, ए बी एंड सी डी। ठीक है, 2 कंडक्टर हो गए, ये कंडक्टर किसी काम का नहीं है, ये कंडक्टर किसी काम का नहीं, बीसी जो है किसी काम का नहीं है। क्यों? क्योंकि ये परपेंडिकुलर रखा हुआ है। क्या, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे है, कंडक्टर भी ऐसे है, तो ये दोनों तो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर नहीं है, जिसके कारण यहां पर कोई भी फोर्स जनरेट नहीं हो रहा होगा। मैक्सिमम फोर्स जनरेट होने के लिए परपेंडिकुलर रखा होना चाहिए। तो ये कंडक्टर हमारा किसी काम का नहीं है, 2 काम के हैं, ये वाला और ये वाला। यहां पर देख रहे हैं करंट इस साइड है, यहां पर देख रहे हैं करंट इस साइड है, दोनों में अपोजिट डायरेक्शन में करंट है। ठीक है,
ये चीज पता चल गया। और दोनों के लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से साउथ है, ठीक है, दोनों के लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन इधर है। तो इस कंडक्टर के लिए अगर आप कौन सा मोटर है ना ये, तो लेफ्ट हैंड लगाएंगे, लेफ्ट हैंड लगाएंगे, करंट का डायरेक्शन ये रिप्रेजेंट करता है। देखिए जा किधर रहा है, इधर रहा है, तो इधर कर दीजिए। मैग्नेटिक फील्ड लाइन किधर है, ये हमारी फिंगर किस साइड, उस साइड है, तो हमारा फोर्स किस साइड जनरेट होगा, यानी ये कंडक्टर जो है वो नीचे की तरफ मूव करना चाहेगा। और यहीं पर जब आप यहां लगाइएगा तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस डायरेक्शन में है, करंट देखिए इस डायरेक्शन में है, और फोर्स किस डायरेक्शन में हो गया, थंब के डायरेक्शन में, यानी ये कंडक्टर ऊपर की तरफ जाना चाहेगा, ठीक है। और जिसके कारण ओवरऑल देखा जाए तो ये नीचे और ये ऊपर, तो अगर एक पेन है, एक नीचे की तरफ और एक ऊपर की तरफ फोर्स लगा जा रहा है, तो इसका मतलब ये रोटेट करने लगेगा। तो यही तो प्रिंसिपल हो गया इसका कि व्हेन अ मैग्नेटिक फील्ड इज देयर एंड वी केप्ट अ करंट कैरिंग कंडक्टर परपेंडिकुलर टू इट, इट एक्सपीरियंस अ फोर्स, और उसी फोर्स से रोटेट कर रहा होता है हमारा क्या, मोटर। समझ गए? तो लिखना क्या है, और उस फोर्स को लॉरेंस फोर्स भी कहा जाता है, तो शॉर्टकट में लॉरेंस फोर्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहां पर आप इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए, ठीक है। अब समझने का तो कोई दिक्कत ही नहीं होगा, आराम से इसको समझ चुके होंगे आप कि इलेक्ट्रिकल मोटर एक रोटेटिंग डिवाइस है, ये एक्स्ट्रा में आप लिख सकते हैं, जो कि इलेक्ट्रिकल करंट लेके मैकेनिकल एनर्जी देता है, ठीक है। अब देखिए विच वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल कि करंट कैरिंग कंडक्टर अगर प्लेस किया गया परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, इट एक्सपीरियंस अ फोर्स, उस फोर्स को लॉरेंस फोर्स कहते हैं। और इसी प्रिंसिपल पे हमारा कौन काम करता है, मोटर काम कर रहा होता है, ठीक है। इजी था, ठीक है। इसका एनिमेशन देखना है आपको, तो एनिमेशन की मदद से मैंने समझाया हुआ है ऑलरेडी, आप आई बटन पे क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। वहां पे एनिमेशन के साथ आपको मजा आएगा समझने में, एक एक चीज एक एक पार्ट आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। कम्यूटेटर क्या है, ब्रशेस क्या है, स्प्लिट रिंग कहाँ पे लगी होती है, ठीक है, ये सब चीज आपको समझ में आ जाएगा। तो बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं यहाँ क्या कह रहा है। स्टेट द फंक्शन, फंक्शन पूछा गया है, किस किस का फंक्शन पूछा गया है, स्प्लिट रिंग का, फील्ड मैग्नेट का, आर्मेचर का और ब्रशेस का, ये सब क्या है और इसको एक्सप्लेन करना है। तो अगर आपसे ये चारों तो नहीं पूछेगा एक बार में, दो पूछ सकता है, ये चारों अलग अलग बार अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं। साथ में पूछ दिया तो एक क्वेश्चन 5 नंबर का बन जाएगा, ठीक है, उससे ऊपर का ही बन जाएगा। लेकिन अगर 2 पूछा तो 4 नंबर का या 3 नंबर का पूछा जा सकता है, जहां पर स्प्लिट रिंग और ब्रशेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा हुआ है, ठीक है। और आर्मेचर और मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट जो है ये उतना नहीं इंपॉर्टेंट, लेकिन ये ब्रशेस और स्प्लिट रिंग बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, तो इसलिए मैंने आपको थोड़ा इसके ऊपर थोड़ा अच्छा ध्यान दे दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए स्प्लिट रिंग मैं यहाँ मोटा मोटी बता देता हूँ, उसके बाद आपके पास लिखा हुआ आंसर है, उसका स्क्रीनशॉट लेके आप समझ ही जाएंगे। पहले समझना जरूरी है, इस बार के एग्जाम में समझना ही जरूरी है, क्योंकि इस बार का मैं ये चीज 100% लिख के दे सकता हूँ अभी आपको कि यहाँ पर जो क्वेश्चन है, एक नॉर्मल सा पिछले क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ मैं, ठीक है। यही पे ये क्वेश्चन था कि व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिकल मोटर, ठीक है। ये हर बार पूछा गया है, 1000 बार पूछा गया है, इस बार भी पूछा ही जाएगा, ठीक है, जा सकता है पूछा। और यहां पर देखिए ये क्वेश्चन फैमिलियर आप किसकी तरह है, फैमिलियर किसकी तरह है, इस क्वेश्चन को ऐसे पढ़ के लाइक कि व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिकल मोटर, ठीक है, ऐसे पूछा जा रहा है। आंसर भी इसका सेम ही रहेगा, लेकिन इस बार क्वेश्चन जानबूझ के घुमा के पूछा रहेगा ताकि आपको पता नहीं चल सके कि पूछा क्या जा रहा है। यहां पे जानबूझ के किसी का नाम बोल दिएगा कि अमन वांट टू मेक अ डीसी फैन, ही टुक अ समथिंग, he took something which is having the rotating blade, कुछ भी करके वो अनाप शनाप लिख के, मतलब जानबूझ के क्वेश्चन को बड़ा करना चाहता है। इस बार लेंदी क्वेश्चन देगा और प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ देगा ताकि आपको ये पता ही नहीं चले, अरे आप याद करके क्या कहेंगे व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिकल मोटर। जो याद करने वाले बच्चे उनको दिक्कत होने वाली है, ये बात कंफर्म है। लेकिन जो बच्चे समझ रहे हैं ना क्वेश्चन को, उनको दिक्कत नहीं होने वाली है, क्योंकि वो पूरा समझ ही जाएंगे ये अमन करना क्या चाहता है। वो बोलेगा अमन के बारे में लिख देगा कि अमन वांट टू मेक अ प्रोजेक्ट इन विच ही वांट टू मेक अ विंड मिल, ऐसा कुछ दे देगा इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन लिख के, और उसके बाद बोलेगा ये एक विंड मिल बनाना चाहता है जिसमें वो एक ब्लेड लगाना चाहता है, तो उसको कोई डिवाइस चाहिए, तो वो कौन सा डिवाइस यूज करेगा और वो किस प्रिंसिपल पे काम करेगा। देखा आपने, यही पूछना था उसको कि मोटर किस प्रिंसिपल पे काम करता है। लेकिन उसने इतना बड़ा कहानी कर दिया कि वो अमन है, ये करता है, वो करता है, उसका चाचा का भतीजा का लड़का, कुछ भी लिख देगा, ठीक है।
ये देख लीजिएगा आपके साथ होने वाला है इस बार एग्जाम में। इस बार का सीबीएसई पैटर्न ही वैसा है ताकि क्वेश्चन फैमिलियर ना हो। उसका मेन मकसद बन गया है कि क्वेश्चन एज इट इज जैसे एग्जाम में पूछे जाते थे वैसे बिल्कुल भी ना दिखे। ठीक है, एग्जैक्टली ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। आप देख लीजिएगा, एग्जाम देख के आइए, उसके बाद आप मुझको कमेंट करिएगा, बोलिएगा कि सर आपने सही कहा था कि नहीं। अमन फलाना किसी ना किसी का नेम पक्का यूज किया जाएगा। ठीक है, ताकि आपको ये क्वेश्चन फैमिलियर ना लगे और जिसकी वजह से आप वहां पर कंफ्यूज हो जाएं। ठीक है, लेकिन जो बच्चा समझ चुका है सब कुछ तो उसके लिए दिक्कत होगा क्या? ऐसा अगर मैं क्वेश्चन दे देता तो दिक्कत होता क्या आपको? यहाँ प्रिंसिपल पूछ रहा है, मोटर का ही पूछ रहा है, तो फैन बनाना है उसको, भैया फैन बनाना है तो क्या यूज करेगा? ऑब्वियसली वो एक मोटर यूज करने वाला है। तो यहाँ पर डायरेक्ट मोटर नहीं लिख के उसने इतनी बड़ी कहानी लिख दी और फिर प्रिंसिपल पूछ दिया। समझ गए आप? ये चीज इस बार होगा, लिख लीजिए। तो इसी वजह से आपको समझना जरूरी है। ठीक है, तो इसलिए मैं यहां पर जो समझा रहा था आपको, ये चीज आपको समझ में आ गया होगा कि यहां पर जो स्प्लिट रिंग है इसका काम क्या है, ये समझ लीजिए। इसका काम है, ये एक्चुअली कम्यूटेशन का काम करता है। कम्यूटेशन यानी कम्यूटेटर है ये। कम्यूटेशन का मतलब क्या होता है? करंट के डायरेक्शन को चेंज करना। करंट के डायरेक्शन को चेंज करना किसका काम है? स्प्लिट रिंग लिखे या कम्यूटेटर लिखे? क्या लिखे? कम्यूटेटर लिखे। तो इन दोनों केस में आपका काम क्या हो जाता है? करंट के डायरेक्शन को चेंज करना। ठीक है, ये किसका काम है? स्प्लिट रिंग का काम है। फील्ड मैग्नेट का क्या काम है? फील्ड मैग्नेट का एक एक्सटर्नल फील्ड जो है वो प्रोवाइड करना है। ठीक है, ये तो सिंपल है। आर्मेचर क्या है? नाम से पता नहीं चलता है लेकिन समझ में आ जाएगा जब आपने मोटर देखा है। मोटर के बीच में जो कॉइल था ना, हमने अभी एक ABCD करके जो कॉइल बनाया था, वो एक्चुअली में मोटर खोलिएगा तो एक नहीं मिलेगा, अनेक रहेंगे। तो यहाँ पे बहुत सारे नंबर ऑफ कॉइल हो जाते हैं और तब जाके ये बाहर निकलता है। तो नंबर ऑफ कॉइल्स को क्या कहा जाता है? आर्मेचर कहा जाता है। और ब्रशेस का क्या काम है? ये कार्बन के बने होते हैं। ठीक है, ये कार्बन का बना होता है। इसका काम होता है स्प्लिट रिंग के थ्रू यहां पर आर्मेचर में करंट को पहुंचाना, एक्सटर्नल सर्किट से आर्मेचर में करंट को पहुंचाना और जनरेटर केस में आर्मेचर में डेवलप हुआ करंट बाहर देना। समझ में आ गया? ये मोटा मोटा चीज आपको समझ में आ जाएगा, तब आप आराम से ये पढ़ लीजिए। यहां पर लिखा हुआ है एक एक चीज का। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ठीक है, अब स्प्लिट रिंग के बारे में क्या लिखा हुआ है? स्प्लिट रिंग मेड अप ऑफ ब्रास, लिख सकते हैं आप एक्स्ट्रा बनाने के लिए। ठीक है, कि ब्रास से बना रहता है, ये रोटेट करता है, रोटेट करता है और एक्ट एज अ कम्यूटेटर, कम्यूटेटर की तरह काम करता है। और जिसका काम क्या है? कम्यूटेटर या स्प्लिट रिंग, दोनों में से कुछ भी पूछे लिखना यही है। ठीक है, और ये रिवर्स कर देता है किसको? डायरेक्शन ऑफ करंट को, जिसकी वजह से एवरी हाफ साइकिल में हमारा करंट रिवर्स हो जाता है और रोटेशन हमारा कंटिन्यूअस रहे, तभी हमारा फोर्स भी एक ही तरफ लगता रहे। मतलब जो यहाँ पे जो कंडक्टर था, मैं देखा था ये नीचे की तरफ जा रहा था, ये ऊपर की तरफ जा रहा था। तो जब ये इधर आ जाएगा तब भी ये नीचे की तरफ जाना चाहिए और ये ऊपर की तरफ जाना चाहिए। तो करंट का डायरेक्शन चेंज करना किसका काम है? तो इसी का स्प्लिट रिंग का काम है, ताकि हमारा फोर्स जो है एक ही डायरेक्शन में यहाँ पर रिवर्स हो जाए। जैसे यहाँ पे ऊपर जा रहा था, यहाँ पे भी ऊपर जाता जाएगा, तब थोड़ी नहीं जाएगा। तो समझ रहे हैं? तो मोटर एक डायरेक्शन में कंटिन्यूअस घूमता रहे, तो इसके लिए हमको करंट का डायरेक्शन रिवर्स करना पड़ता है। एनिमेशन जो देखने के लिए कहा हूँ वो देख लीजिएगा तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, तो एज अ रिजल्ट डायरेक्शन ऑफ द मोटर इज कंटिन्यूअस रोटेटिंग। तो यही काम है हमारा किसका? स्प्लिट रिंग का या कम्यूटेटर का, दोनों के लिए यही लिखना है आपको। इसके बाद आपको क्या लिखना है? यहाँ देखिए, मैग्नेटिक फील्ड जो हमारा कौन प्रोवाइड करता है? फील्ड मैग्नेट प्रोवाइड करता है। जो बड़ा बड़ा मैग्नेट जो आपने लगाया था यहाँ पे नॉर्थ पोल का, ठीक है, इधर साउथ पोल का जो मैंने कहा था लगाने के लिए, तो इधर नॉर्थ पोल का लगाए थे, ये साउथ पोल का लगाए थे। तो इसका क्या काम था? यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन को देना। मैग्नेटिक फील्ड लाइन जनरेट करने के लिए एक परमानेंट मैग्नेट चाहिए, तो वही काम कौन कर रहा होता है? ये आपका फील्ड मैग्नेट काम कर रहा होता है। ठीक है, फील्ड मैग्नेट इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिक मोटर टू प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड को देने के लिए फील्ड मैग्नेट का यूज करते हैं। आर्मेचर जो कि क्या होता है? बहुत सारे टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर,
इनामेल्ड कॉपर वायर भी लिख सकते हैं, इंसुलेटेड कॉपर वायर लिखिए, ज्यादा इजी लगेगा आपको। इंसुलेटेड कॉपर वायर होता है, उसके ऊपर एक परत चढ़ी रहती है, देखने में तो वो आपको लगेगा कि बेयर्ड वायर है, छिला हुआ तार है, लेकिन वो इंसुलेटर रहता है जिसके ऊपर इनामेल की कोटिंग रहती है, ठीक है। और वही वाउंड किया जाता है किस पे, सॉफ्ट आयरन के कोर पर। सॉफ्ट आयरन क्योंकि बहुत अच्छा परमिटिविटी देता है, इसी वजह से सॉफ्ट आयरन मटेरियल का यूज करते हैं, ठीक है। ये हो गया। और ब्रशेस आर मेड अप ऑफ कार्बन, और जो कि अभी मैंने बताया कि स्प्लिट रिंग से होता हुआ कनेक्ट करता है किसको, एक्सटर्नल सर्किट को, और आर्मेचर से एक्सटर्नल सर्किट या एक्सटर्नल से आर्मेचर सर्किट में करंट को दे रहा होता है, ठीक है। ये चीज आपको सब के बारे में समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं वो क्या कह रहा है। यहां पे देखिए, नेम द 2 इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस ऑफ डेली यूज। बच्चा वाला कहानी पूछ दिया, क्या पूछ दिया, डेली यूज के अप्लायंस बताइए जहां पर हम लगा रहते हैं इलेक्ट्रिकल मोटर। फैन चल रहा है, इलेक्ट्रिकल मोटर लगा होगा। वॉशिंग मशीन चल रहा है, इलेक्ट्रिकल मोटर लगा होगा। फ्रिज के पीछे भी कंप्रेसर रहता है, उसमें भी इलेक्ट्रिकल मोटर लगा रहता है। कूलर, एसी, सब में इलेक्ट्रिकल मोटर लगा रहता है, ठीक है। कुछ भी एग्जांपल, यहाँ पे 2 पूछा है तो 2 ही दे दीजिएगा, ठीक है। 3 पूछे 3 दे दीजिएगा, 100 पूछे 100 दे सकते हैं आप, तो इजी है। और उसके बाद क्या पूछा है, स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिकल मोटर वर्क। अगेन वही कि अगर कोई कंडक्टर रखा जाए कहाँ, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, तो उसके ऊपर फोर्स जनरेट होगा, उसी प्रिंसिपल पे काम करता है। 3 नंबर का क्वेश्चन आराम से मिलेगा, लेकिन ऐसे नहीं पूछा जाएगा इस बार एग्जाम में, ये याद रखिएगा आप। ये भी कहानी बना के पूछा जाएगा। देयर वॉज अ पर्सन राम हु प्लेड फुटबॉल वेरी वेल, बट हिज क्लॉथ्स वाज गॉट डर्टी, सो ही वांट टू क्लीन देम। ही यूज्ड अ मशीन दैट वॉशेस हिज क्लॉथ, एंड ऑन विच प्रिंसिपल दैट मशीन इज वर्किंग। बस इतना बड़ा कहानी लिख के वो पूछ रहा है मोटर का ही प्रिंसिपल, ठीक है। लेकिन डायरेक्ट नहीं पूछा जा रहा है उससे, क्योंकि जानबूझ चाहता ही नहीं है पूछना, क्योंकि बच्चे को डराना चाहता है। एग्जाम में बड़ा लिख देंगे, पैराग्राफ दे देंगे बड़ा बड़ा कि हाँ राम खेलता था क्रिकेट खेलते खेलते उसका शर्ट गंदा हो गया, फुटबॉल खेलते खेलते शर्ट गंदा हो गया, कुछ भी करते करते। और उसके बाद क्या कहते हैं, वो घर आया तो मम्मी से डांट सुनने की वजह से उसने कपड़े को अपने आप फेंक दिया वॉशिंग मशीन के अंदर और जल्दी जल्दी धुल गए, उसके बाद साफ कर दिया। तो वो कौन सा डिवाइस था, उस डिवाइस में कौन सा चीज लगा हुआ था, और उसका प्रिंसिपल बताइए, ठीक है। इतना बड़ा कहानी जानबूझ के लिख के आपको कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है। तो ये चीज का दिमाग में आप प्रिपरेशन पहले से बैठा लीजिएगा दिमाग में कि क्वेश्चन जो भी आने वाले हैं वो फैमिलियर दिखने वाले नहीं है, ठीक है। ताकि एग्जाम में जाते ही क्वेश्चन बड़ा बड़ा देख के डरे नहीं, ठीक है। जो इस पार्ट तक वीडियो को देख रहा है उसको ही मजा आएगा एग्जाम में। एग्जाम में जब बोलिएगा आप कि हाँ सर ने बताया था ये बात, तो हमको डरना नहीं है, क्वेश्चन पढ़ना है आराम से, कुछ नहीं, हलवा ही क्वेश्चन होने वाला है, बस लिखा उसको ऐसे गया है ताकि वो देखने में डिफिकल्ट लगे, ठीक है। तो इसका आंसर देख लीजिए क्या कह रहा है। इसका आंसर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए, ठीक है। इजी सा क्वेश्चन है, आराम से लिख सकते हैं। कौन कौन सा डिवाइस, फैन, वॉशिंग मशीन यूज किया हुआ है, ठीक है। और भी लिखना हो, एसी, फ्रिज, कूलर, जो भी लिखना हो लिख दीजिएगा। 2 ही पूछा है, 2 लिखिएगा, ज्यादा मत लिखिएगा। यहाँ पे फिर उसके बाद क्या है, आपको मोटर के बारे में थोड़ा सा लिख दीजिएगा एक्स्ट्रा लाइन, क्या ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेता है, मैकेनिकल एनर्जी दे देता है, और प्रिंसिपल तो तब से पढ़ ही रहे हैं, करंट कैरिंग कंडक्टर फोर्स जनरेट करता है अगर परपेंडिकुलर रखा गया तो, बस खत्म है। यही चीज आपको लिख देना एग्जाम में, आराम से आपको नंबर मिल जाएंगे, बस क्वेश्चन फैमिलियर नहीं रहेगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं ये क्या कह रहा है। 1 नंबर का क्वेश्चन 2012 में पूछा हुआ, नेम द फिजिकल क्वांटिटी विच आर इंडिकेटेड बाय द डायरेक्शन ऑफ द थंब, मिडिल फिंगर एंड द फोरफिंगर इन फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल में ये तीनों उंगलियां, मैंने तो स्टार्टिंग में ही आपको समझा दिया था कि ये क्या क्या इंडिकेट कर रही है। तो थोड़ा सा वीडियो को पॉज कीजिए, दिमाग लगाइए, थोड़ा सा याद करने की कोशिश कीजिए, रिकॉल करने की कोशिश कीजिए, आपको जो अभी पढ़ाया गया वो दिमाग में रहता है कि नहीं, ठीक है। उसके बाद इसका आंसर आप देखिएगा, ठीक है। तो होप आपने इसके बाद देखा होगा। तो ये फिगर है उसी का, ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स राइट हैंड रूल में, यहाँ सेम चीज है, बस फिंगर जो हमारा हैंड है वो राइट हैंड हो जाता है, और ये जो फोर्स है ना ये हम दे रहे होते हैं, ठीक है। फोर्स हम दे रहे होते हैं, करंट वो खुद जनरेट करके दे रहा होता है, क्योंकि ये राइट हैंड थंब रूल है। ये राइट हैंड कहाँ लगाया जाता है, जनरेटर में लगाया जाता है, ठीक है। तो लिखना क्या है देख लीजिए, और स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। इन फ्लेमिंग राइट हैंड रूल द थंब इंडिकेट फोर्स, मोशन भी कह सकते हैं, और 4 फिंगर इंडिकेट मैग्नेटिक फील्ड, मिडिल फिंगर इंडिकेट
करंट। ठीक है, बस खत्म, आपको याद होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं ये क्या कह रहा है। डिफाइन द टर्म इंड्यूस्ड करंट। एक ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड वोल्टेज ये क्या है। तो जो भी आप पढ़े हैं अभी, ठीक है, इसका डायग्राम देख लेते हैं कि ये जो है ना जनरेटर कैसे काम करता है, किस प्रिंसिपल पर काम करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर। ठीक है, तो यहां पर देखिए ये क्या है, एक कॉइल है। इस कॉइल में अगर ये जो मैग्नेट है ऐसे ही रखा जाए, जैसे अभी दिख रहा है आपको कि रुका हुआ है ना, रुका हुआ है, तो यहां पर कुछ नहीं, कुछ जनरेट नहीं होगा। ठीक है, और इस पे मैंने शॉर्ट्स भी बना रखा है, प्रैक्टिकली आपको देख रखा है। आप एक बार मेरे शॉर्ट्स वाले वीडियो पे देखिएगा, आपको दिखेगा इंडक्शन कैसे, वहां पे मैंने एलईडी बल्ब जलाया था इस कॉइल की मदद से। ठीक है, तो वो जो बल्ब जल रहा था, एलईडी बल्ब जल रहा था, वो किसी ना किसी करंट की वजह से जल रहा होगा। वो करंट इंड्यूस हुआ है, इंड्यूस हुआ है इसका मतलब आया है कहीं से आया, तो उसी को कहते हैं इंड्यूस करंट या इंड्यूस वोल्टेज। तो ये जो मेजर कर रहा है ना, ये गैल्वेनोमीटर है। ये क्या काम कर रहा है, गैल्वेनोमीटर क्या काम करता है, करंट को मेजर करता है। और करंट बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट, बहुत ज्यादा नहीं, मिली एम्पियर में करंट होता है, कुछ माइक्रो एम्पियर में करंट होता है, उसको मेजर कर पाता है ये बेचारा गैल्वेनोमीटर। ठीक है, इसी को यूज करते हैं बड़ा एमीटर बनाने के लिए, वहां 100 एम्पियर भी मेजर कर सकते हैं हम लोग। लेकिन जो गैल्वेनोमीटर है वो बहुत ही मिनिमल अमाउंट ऑफ करंट को मेजर करने के लिए होता है। और ये कब जनरेट होगा करंट, जब यहां पर जो ये है हमारा मैग्नेट, इसको आगे पीछे किया जाए, तो जो हमारा नीडल है ये या तो पॉजिटिव डायरेक्शन में, फिर नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ऐसे करके एनिमेशन के साथ मैंने आपको फुल शॉट में दिखाया हुआ है। फुल शॉट अगर आपने वीडियो देखा है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट का, तो आपको ये मिल जाएगा। आई बटन पे क्लिक करके वहां पर देख सकते हैं। अगर आपके पास टाइम है तो थोड़ा सा उसमें इन्वेस्ट कीजिए और वो वीडियो भी देखिए, वहां पर अच्छे से आपको पूरा एक एक टॉपिक मैंने एनिमेशन के साथ समझाया हुआ है। ठीक है, तो जब आपको इधर इधर करने पे मिलेगा तो यहाँ पर इंड्यूस्ड होगा वोल्टेज या करंट, तो उसी को इंड्यूस वोल्टेज कहते हैं या इंड्यूस करंट कहते हैं। ठीक है, तो इसको लिखना क्या है आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। द करंट इंड्यूस्ड इन अ कंडक्टर लूप दैट इज एक्सपोज्ड टू चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। जब भी चेंज होगा, मैग्नेट ऐसे रख देंगे कुछ नहीं होगा, मैग्नेट को जब हिलाएंगे डुलाएंगे या हम चेंज दिखने को मिलेगा, तब जाके हमको क्या मिलेगा, वहां पर इंड्यूस करंट देखने को मिलेगा, जो कि मेजर करता है हमारा गैल्वेनोमीटर। ठीक है, मे भी अगला क्वेश्चन शायद वही है, या व्हाट इज द फंक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर। तो अभी आपको मैंने बता ही दिया इसका आंसर, अब आप खुद ही आंसर बना के लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन देखा आपने सैंपल पेपर में कैसे पूछा हुआ था, यही कहानी मैं कहना चाह रहा हूं। एक अंसारी सर हैं, ठीक है, वो डेमोन्स्ट्रेट करना चाहते हैं बच्चों को कि इंड्यूस्ड करंट क्या होता है। तो उन्होंने क्या किया, एक कॉइल लिया है और एक यहां पर गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करके रखा है और एक मीटर यहां पर स्प्रिंग से एक मैग्नेट को लटका दिया है। ठीक है, मैग्नेट को लटका दिया है नॉर्थ साउथ पोल से, और वो मैग्नेट ऊपर नीचे हो रहा है। तो ये कौन सा फिनोमेना दिखाना चाह रहे हैं, इतना बड़ा कहानी लिख के वो ये पूछना चाह रहा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन दिखाना चाह रहे हैं। बस आंसर इतना छोटा, क्वेश्चन इतना बड़ा। समझ रहे हैं कहना क्या चाह रहा हूं मैं तब से। यही चीज आप सैंपल पेपर नहीं देखा है तो वो भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, नहीं तो आप थोड़ा सा रिसर्च किया कीजिए। ठीक है, गूगल है, इंटरनेट है, सर्च कीजिए सैंपल पेपर ऑफ सीबीएसई टर्म 2 एग्जाम, तो आपको आ जाएगा, वहां पे सारे सब्जेक्ट के मिल जाएंगे। ठीक है, तो वहां पे देखा आपने ये सब किया हुआ था। ठीक है, तो पूछा छोटा सा क्वेश्चन जाएगा, लेकिन क्वेश्चन को लंबा करके पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आपको क्या लिखना है देख लीजिए। द फंक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर इज इन द सर्किट टू डिटेक्ट द प्रेशर ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट इन द सर्किट और टू मेजर अ स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट। ये चीज आप लिख देंगे तो आपको नंबर मिल जाएंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं ये क्या कह रहा है। राइट टू वे टू इंड्यूस करंट, दो वे बताने हैं जिससे इंड्यूस हो जाए करंट। अभी आपको जो मैंने बताया एक तरीका तो शायद आपने देख ही लिया पीछे कि कैसे इंड्यूस किया जा सकता है करंट को। अभी जो हमने पीछे वाला तरीका पढ़ा, क्या पढ़ा कि एक कॉइल है, ठीक है, और उसमें एक मैग्नेट को अगर इंसर्ट किया जाए, ठीक है, और फिर बाहर निकाल जाए, फिर इंसर्ट किया जाए, फिर बाहर निकाल जाए, तो इससे क्या होगा, एक करंट इंड्यूस होगा
और उसको ये गैल्वेनोमीटर मेजर कर रहा होगा। ठीक है, तो एक तरीका तो ये हो गया कि आपने कॉइल को एक जगह रखा, मैग्नेट को आगे पीछे किया। ठीक है, अब दूसरा भी तरीका हो सकता है कि नहीं, मैग्नेट एक जगह रखिए, ठीक है, और कॉइल आगे पीछे कीजिए। समझ पा रहे हैं? पर ऐसे एक्चुअली ये नहीं किया जाता है। किया जाता है, एक जो हमारा जनरेटर में होता है, जनरेटर में क्या होता है, एक हॉर्सशू मैग्नेट है, उसका नॉर्थ साउथ लिया गया है और यहां पर एक कॉइल को घुमाया जाता है। तो कॉइल घुमाया जाता है तो उसके बाद यहां पर हमारा इंड्यूस हो जाता है क्या, इलेक्ट्रिकल करंट। तो ये हमारा जनरेटर का प्रिंसिपल है। तो वही चीज क्या कर रहे हैं, यहां मैग्नेट को स्टेशनरी रखे हैं, कॉइल को रोटेट कर रहे हैं, और इस जगह पे क्या हो रहा है, हमारा कॉइल स्टेशनरी है, मैग्नेट को आगे पीछे कर रहे हैं। ठीक है, तो एक तरीका, दो तरीका और एक और तरीका है, वो अगर एग्जाम में लिखेंगे तो ज्यादा मार्क्स मिलेंगे आपको। एक तरीका नॉर्मल सा पहला वाला लिख दीजिए कि मैग्नेट बस आगे पीछे करेंगे कॉइल में तो अपने आप इंड्यूस होगा। एक दूसरा तरीका है ये कि अगर आप दो कॉइल ले, एक कॉइल 1 एक कॉइल 2, ठीक है, अगर इस कॉइल में हम करंट देंगे, यहां से बैटरी है, कॉइल में कनेक्ट होगा, तो ये क्या करेगा, ये सोलोनॉइड बन जाएगा कि नहीं, सोलोनॉइड पढ़ाया हमने पिछले वीडियो में, सोलोनॉइड बन जाएगा, ये अपना मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा। ठीक है, और ये मैग्नेट बन जाएगा। ठीक, अब ये जब मैग्नेट बन गया तो यहां पर इसको ऐसा फील हो रहा होगा ना, इस कॉइल को ऐसा फील होगा ना कि सामने मेरे मैग्नेट रखा हुआ है। ठीक है, अब देखिए ये मैग्नेट तो जब मैक्सिमम पहुंच जाएगा तब क्या होगा कि मैक्सिमम पहुंच जाएगा तो ये सोचेगा ये मैग्नेट तो हिल नहीं रहा है, तो क्या होगा, ये मैग्नेट यहां पर हिल नहीं रहा है, तो इसके वजह से इसको कोई इंडक्शन फील नहीं होगा, क्योंकि इंडक्शन फील होने के लिए, इंडक्शन होने के लिए क्या चाहिए, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। तो चेंज कैसे करेंगे, यहां पर स्विच जो लगाया ना इसको ऑन ऑफ करेंगे, क्या करेंगे, ऑन ऑफ करेंगे, या फिर ये करंट का डायरेक्शन जो है ये उल्टा सीधा करते रहेंगे, तो इससे क्या होगा, नॉर्थ इधर एक बार इधर, एक बार इधर, एक बार इधर, तो इसके कारण ये जो मैग्नेट है स्टेशनरी नहीं बल्कि एक जगह ही रहेगा, बट क्या होगा, चेंज मैग्नेटिक फील्ड दिखाएंगे, क्योंकि कभी नॉर्थ बन रहा होगा इधर, कभी साउथ बन रहा होगा, कभी नॉर्थ बन रहा होगा, कभी साउथ बन रहा होगा, तो इसके कारण ये जो मैग्नेट है चेंज दिखाने लगा। अब ये चेंज जब इस कॉइल के सामने हो रहा है तो इसको क्या होगा, इसको आग लगेगी, आग लगेगी मतलब इसमें इंड्यूस होगा करंट, जो कि मेजर करेगा कौन, गैल्वेनोमीटर यहां पर। ठीक है, तो इसका मतलब एक कॉइल को ऐसे छोड़ के और दूसरे कॉइल में अगर बैटरी कनेक्ट कर दे, जिसके वजह से उसमें अगर चेंज करें करंट को, तो इसके वजह से यहां पर हमको इंड्यूस करंट या वोल्टेज देखने को मिलेगा। ठीक है, यही तीनों तरीका आपको लिख देना है एग्जाम में। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाक से, और इसके बाद हम समझ भी लेते हैं इसको कौन कौन सा तरीका है। 2 वे लिखा है लेकिन मैंने 3 वे यहां पर बता रखा है आपको, ताकि एग्जाम में आप 2 तो एटलीस्ट लिख के आए। कौन कौन सा, बाय कीपिंग द कॉइल स्टेशनरी, कॉइल को एक जगह रखिए, मैग्नेट को आगे पीछे करिए। ठीक है, दूसरा रोटेट करिए कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रख के, जो दूसरा तरीका मैंने बताया, जनरेटर में अभी जस्ट देखेंगे वो उसका डायग्राम अच्छे से। ठीक है, और या तो चेंज करिए करंट को कंटिन्यूसली और अनदर कॉइल को बगल में रख के। समझ गए? अभी तीसरा तरीका जो बताया लास्ट में वो क्या था, एक कॉइल का करंट चेंज कर रहे थे, बगल में एक कॉइल को रख के, तो उसमें इंड्यूस होने लगा था। ठीक है, ये तीनों तरीके आपके इंड्यूस कर देंगे करंट को। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं ये क्या कह रहा है। स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिकल जनरेटर। जो इलेक्ट्रिकल जनरेटर है ना, ये आपके सिलेबस में इस बार हटा दिया गया है, लेकिन इसका प्रिंसिपल जो है वो तो है, क्योंकि इंडक्शन हमारा पढ़ना है हमको, तो इंडक्शन पढ़ना है, तो प्रिंसिपल के नाम पे ये पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन। ठीक है, जनरेटर का डायग्राम ना पूछे, उसमें जो पार्ट्स हैं वो ना पूछे, ठीक है, ये मान सकता हूँ, लेकिन इसका प्रिंसिपल तो हमको पढ़ना है ना, इंडक्शन पढ़ना है, तो आंसर भी आपको पता ही चल गया होगा क्या है इसका आंसर। और देख लीजिए आप इसका, ये डायग्राम भले ना पूछे लेकिन समझाने के लिए वही आपको बता रहा था कि यहाँ पर क्या किया, देखने में मोटर जैसा ही लग रहा होगा आपको, इसका डायग्राम और मोटर का डायग्राम बस एक ही अंतर है, क्या, यहाँ पर स्प्लिट रिंग के जगह स्लिप रिंग है। स्लिप रिंग मतलब कंप्लीट रिंग होता है, स्प्लिट मतलब टूटा हुआ रिंग, बीच से टूटा हुआ, लेकिन यहाँ पर दो स्लिप रिंग है जिसके ऊपर ब्रश स्लिप होते हैं, इसलिए स्लिप रिंग है। और लेकिन वहां पर एक ही रिंग है
और वो कटा हुआ है, इसलिए स्प्लिट रिंग है। ठीक है, स्लिप रिंग और स्प्लिट रिंग। बस अभी आपको कंफ्यूजन लेना ही नहीं है, ये सबसे कुछ नहीं पूछा जाएगा इसमें। लेकिन समझाने की जो बात मैं कर रहा था कि ये दूसरा तरीका जो मैंने बताया कि देखिए मैग्नेटिक फील्ड को एक जगह रखिए और कॉइल को घुमाइए, तो भी क्या होगा, इंड्यूस होगा। जो मैग्नेटिक यहां पर जो जनरेटर है वो इंड्यूस ही तो कर रहा है। ठीक है, इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण इंड्यूस कर रहा है हमारा करंट को। तो यही दूसरा तरीका था और इसी वजह से हमारा काम करता है कौन, इलेक्ट्रिकल जनरेटर। इसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, अगेन वही चीज लिख सकते हैं कि एक रेक्टेंगल कॉइल अगर रख दिया जाए कहाँ, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, तो वो इंड्यूस करेगा। अब तक फोर्स देख रहे थे यहां पर, लेकिन इंड्यूस दिखेगा ईएमएफ। ठीक है, कहां पे, एंड ऑफ द कॉइल पे, और उसको हम स्लिप रिंग से ले लेते हैं ब्रशेस के थ्रू। ठीक है, ये चीज समझ में आ गया आपको। तो इसका आंसर आप जरूर दीजिएगा जो आप क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन हो गया। पिछली बार तो एक ही बच्चे ने दिया, होप इस बार दें आप लोग। ठीक है, द डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल मोटर कैन बी डिटरमाइंड बाय, इजी है क्वेश्चन, आराम से आप बता सकते हैं, बताया हुआ है, अभी पढ़ाया हुआ है। ठीक है, कि डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, कि मोटर का डायरेक्शन किस साइड घूमेगा। मोटर दो डायरेक्शन घूम सकता है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो किस डायरेक्शन में घूमेगा वो किस से पता करते हैं। तो ऑप्शंस आर राइट हैंड थंब रूल, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, या नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होप आप लोग दे देंगे। और पिछला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो आप इस वीडियो पे क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। और ये जो इंपॉर्टेंट सीरीज हमारा क्विक रिवीजन सीरीज चल रहा है, इसका प्लेलिस्ट यहाँ पर है। अगर आप पूरा प्लेलिस्ट फॉलो करना चाहते हैं, वो फॉलो करने के लिए यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं।